प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर, एलएलबी फर्स्ट ईयर की हमारी प्रोफेशनल एथिक्स की क्लास। और इस क्लास में हम प्रोफेशनल मिसकंडक्ट यानी कि वृत्तिक अवचार और अन्य अवचार के लिए किसी अधिवक्ता को किस प्रकार से दंडित किया जाता है या कौन से प्राधिकारी उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सक्षम हैं और उनके द्वारा किस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है, उस पर हम निरंतर रूप से अपनी चर्चा कर रहे हैं। आज हम अपनी कल की चर्चा से आगे शुरू करेंगे कि जो अनुशासन समिति बनी है, उस अनुशासन समिति में शिकायत का प्रारूप कैसे होगा। तो भारतीय विधिक परिषद बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो रूल्स हैं, उनकी नियमावली के भाग 7 चैप्टर 1 और नियम 1 के अनुसार किसी अधिवक्ता के विरुद्ध अधिवक्ता अधिनियम की धारा 35, 36 और 36B के अंतर्गत कोई शिकायत की जानी है, यानी कि एडवोकेट एक्ट 1961 सेक्शन 35, 36 और 36B के अंतर्गत अगर किसी एडवोकेट की कंप्लेंट की जानी है तो वो कंप्लेंट इन द फॉर्म ऑफ पिटीशन याचिका के प्रारूप में की जाएगी और ऐसी याचिका सिविल प्रक्रिया संहिता सीपीसी के प्रावधानों के अधीन हस्ताक्षरित और सत्यापित की जाएगी। और यदि शिकायत की याचिका अंग्रेजी भाषा में नहीं है तो शिकायत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद भी किया जाकर साथ भेजा जाएगा। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कंप्लेंट का प्रारूप किस प्रकार से होगा। तो कंप्लेंट का प्रारूप इन द फॉर्म ऑफ पिटीशन याचिका के प्रारूप में होगा। याचिका किस प्रकार से प्रारूप होता है? सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के प्रावधानों के अनुसार याचिका पिटीशन तैयार की जाएगी और वो हस्ताक्षरित होगी और सत्यापित होगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर वह शिकायत जो याचिका के रूप में पेश की जा रही है वह अंग्रेजी भाषा इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो शिकायत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कर भी उसके साथ में भेजा जाएगा। फिर बात आती है कि साहब जो विधिक परिषद है वह अतिरिक्त सूचनाओं की अपेक्षा कर सकता है कि क्या हुआ, किसी व्यक्ति ने किसी एडवोकेट के खिलाफ कोई शिकायत की तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स जो हम बात कर रहे हैं उसके नियम 2 के अनुसार उस प्रदत्त शिकायत को अनुशासन समिति को भेजने से पूर्व यानी कि स्टेट बार काउंसिल अपनी डिसिप्लिनरी कमेटी के पास उस मामले को रेफर करने से पूर्व विधिक परिषद शिकायतकर्ता से निश्चित अवधि के भीतर बेहतर और अतिरिक्त आवश्यक बातों को प्रदान करने की अपेक्षा कर सकती है। यानी कि जिस बंदे ने भी वो शिकायत की है तो बार काउंसिल अपनी अनुशासन समिति को मामला रेफर करने से पूर्व उस शिकायतकर्ता से कह सकता है कि आप एक निश्चित अवधि के भीतर आपने जो शिकायत दर्ज की है उसके लिए बेहतर और अतिरिक्त आवश्यक बातों की जानकारी हमें प्रदान करें। यानी कि अगर कोई क्लेरिफिकेशन करवाना चाहता है, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उस शिकायत के संदर्भ में बार काउंसिल स्टेट बार काउंसिल चाहता है तो वह क्या है, उसकी डिमांड की जा सकती है। फिर बात आती है साहब कि इस प्रकार से डिमांड हमने कर ली और संबंधित अधिवक्ता को नोटिस और उसे डिफेंस का अवसर दिया जाना। नियम 3 ये उपबंध करता है कि जैसे ही शिकायत अनुशासन समिति को कार्रवाई हेतु सौंपी जाएगी वैसे ही बार काउंसिल का रजिस्ट्रार उस संबंधित अधिवक्ता को कारण बताओ नोटिस भेजेगा और उससे ये अपेक्षा करेगा कि वह अपने डिफेंस के लिए आवश्यक दस्तावेज शपथ पत्रों के साथ निर्धारित अवधि में जवाब हेतु पेश करे। आपकी शिकायत आ गई, शिकायत किस में आ गई? पिटीशन के प्रारूप में आ गई। बार काउंसिल ये चाहता है कि मैं अपनी अनुशासन समिति को वो मामला रेफर करने से पहले उस शिकायत के लिए सपोर्टिंग और कुछ इन्फॉर्मेशन मांगूं तो वो भी मांग ली जाएगी उस व्यक्ति से। अब मांग ली गई है, अब आगे की बात बढ़ी तो अनुशासन समिति क्या करेगी? बार काउंसिल का जो रजिस्ट्रार होगा वह उस अधिवक्ता को जिसके खिलाफ आपने शिकायत की है उससे कारण बताओ नोटिस भेजेगा और उससे उम्मीद करेगा, अपेक्षा करेगा कि तू अपनी डिफेंस करने के लिए, अपनी प्रतिरक्षा करने के लिए जो भी आवश्यक दस्तावेज है वे शपथ पत्र के साथ निर्धारित अवधि में जवाब हेतु पेश करे। फिर उसे पेश करे तो कहाँ? तो जांच की तिथि, समय और स्थल की सूचना भी प्रेषित करना। नियम 4 के अनुसार
अनुशासन समिति का अध्यक्ष जांच के लिए ऐसी तिथि, समय, स्थल निर्धारित करेगा जो सामान्यतः इस संदर्भ में प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर कर दी जाएगी। यानी कि आप अपना जवाब कहाँ पेश करेंगे, मामला कहाँ चलेगा, तो उसकी डेट, टाइम और उसका जगह क्या करेंगे, उसके साथ में सूचना के रूप में भेजा जाएगा। अब आता है कि साहब वो जो नोटिस दिया जाएगा, वो नोटिस जो हम ऊपर सूचना की बात कर रहे हैं, तो वो नोटिस का प्रारूप क्या होगा कि नियम 5 के अनुसार नोटिस फॉर्म नंबर E1 और E2 के प्रारूप में भेजा जाएगा। जो नोटिस सर्व करवाया जाएगा वो फॉर्म नंबर E1 और E2 में करा जाएगा, और ऐसे नोटिस की जो तामील होगी वह व्यक्ति से यानी कि पर्सनली या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा जाएगा, जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 5 में निर्धारित है। उस प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए नोटिस की क्या करी जाएगी, तामील करवाई जाएगी। फिर नियम 7 कहता है कि यदि एक पक्षीय कार्रवाई, नियम 7 प्रावधान करता है कि यदि किसी शिकायत की जांच के दौरान नोटिस दिए जाने के बावजूद भी कोई शिकायतकर्ता या प्रत्यर्थी अनुशासन समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं होता है, तो समिति एक्स पार्टी डिसीजन एक पक्षीय कार्रवाई कर सकती है या नए नोटिस दिए जाने का निर्देश भी दे सकती है। फिर से नोटिस सर्व करने के लिए भी कह सकती है, जो हमने ऊपर बात की है E1 E2 का जो प्रारूप है, या वह एक पक्षीय कार्रवाई को भी संपादित कर सकती है कि आपके द्वारा सूचना दिए जाने के बावजूद भी क्या है, आप उपस्थित नहीं हो रहे हैं, तो ऐसा किया जा सकता है। नियम 8 सुनवाई का अवसर कि अनुशासन समिति यथास्थिति महान्यायवादी, भारत के महासॉलिसिटर, महाअधिवक्ता अथवा पक्षकार के अधिवक्ता को सुनेगी यदि वे सुनवाई के इच्छुक है तथा मामले को दस्तावेज और शपथ पत्र पर विनिश्चय करना चाहते हैं। ऐसे मामलों में सिविल वाद की प्रक्रिया जहां तक संभव है अपनाई जाएगी। नियम 9 कहता है कि जो साक्ष्य लिया जाएगा वो अंग्रेजी में लिखित किया जाएगा। अनुशासन समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्य को समिति के सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति जो समिति द्वारा प्राधिकृत किया गया है के द्वारा इंग्लिश में अभिलिखित किया जाएगा। अभिलिखित किया गया साक्ष्य समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जैसी भी स्थिति की अनुपस्थिति में समिति के किसी अन्य सदस्य के द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। नियम 10 कहता है कि ऐसी सारे मामले की केस डायरी तैयार की जाएगी कि प्रत्येक अनुशासन समिति अपने दिन प्रतिदिन की कार्रवाई का तिथि के क्रम में अभिलेख तैयार करेगी। अनुशासन समिति का रजिस्ट्रार केस डायरी तैयार करेगा जिसमें अनुशासन समिति के समक्ष प्रस्तुत याचिका से संबंधित सभी सूचनाओं की जानकारी दी जाएगी। फिर आता है कि साहब जो पक्षकारान हैं उनकी अगर किसी शिकायतकर्ता या अधिवक्ता की मृत्यु हो जाती है तो नियम 11 क्या कहता है कि नियम 11 के अनुसार यदि कोई जांच अनुशासन समिति के समक्ष लंबित है और शिकायतकर्ता की मृत्यु हो जाती है तथा उसका कोई प्रतिनिधि नहीं है तो उसके निमित्त वाद का संचालन करना चाहता है तो अनुशासन समिति शिकायत में किए गए आरोपों और उपलब्ध साक्ष्य को ध्यान में रखकर कोई उपयुक्त आदेश देगी कि वह जांच को जारी रखेगी या समाप्त कर देगी। इस संदर्भ में वह निर्णय लेगी कि साहब जांच को अब जारी रखना है या बंद कर देना है। और नियम 14 निर्णय, नियम 14 ये स्पष्ट करता है कि अनुशासन समिति के बहुमत के सदस्यों का निष्कर्ष ही पूरी समिति का निष्कर्ष होगा। इस प्रकार हमने अपनी पिछली कुछ क्लासेस के जरिए किसी भी अधिवक्ता के विरुद्ध प्रोफेशनल मिसकंडक्ट या किसी अन्य प्रकार के औचार से संबंधित की जाने वाली प्रक्रिया को संपूर्ण रूप से समझा। धन्यवाद।